अस्सलाम वालेकुम। चौधरी स्पीक्स में खुश आमदीद। तो आइए चलते हैं कहानी के अगले रुख की जानिब। उसने ऐसा ही किया। 2 घंटे की इस कार्रवाई में मुसलसल इसकी हरकतों सकनात का जायजा लेने के बाद पोसवाल कुछ गड़बड़ा सा गया। ऐन मुमकिन था कि मुश्ताक की इतला गलती हो, लेकिन कामनी अग्रवाल की ये जुर्रत, इसने पोसवाल का किसी भी तरह का हुक्म मानने से इनकार क्यों किया? कामनी जैसी दर्जनों लड़कियां इसके बिस्तर की जीनत बनने के लिए तैयार रहती थी, फिर कामनी ने यह गुस्ताखी क्यों की? कुछ भी हो, इसे सजा मिलनी चाहिए। पोसवाल की दरिंदगी नुक्ता-ए अरूज को छू रही थी। अब इसे सिर्फ मुश्ताक के मफरूजे की तस्दीक करनी थी, जिसके लिए इसने खुद ही एक प्रोग्राम तरतीब दे लिया था। मामूल की क्लास से फारिग होकर तीनों अपने कमरे में पहुंच गए, जहां थोड़ी देर बाद कामनी भी आ गई। कामनी ने अपने जज्बात छुपाने के लिए गो के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट जमा रखी थी और मामूल के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दे रही थी, लेकिन ताहिर ने एक ही नज़र में अंदाज़ा कर लिया था कि वो बहुत कंफ्यूज है। पोसवाल के प्रेशर से इसे अभी तक निजात हासिल नहीं हो सकी। ये इसके लिए आइडियल सिचुएशन थी। इसे इन लम्हात से ही भरपूर फ़ायदा उठाना था, लेकिन मुश्ताक की मौजूदगी ने इसे कदरे परेशान करना शुरू कर दिया। वो कामनी से बहुत कुछ कहना चाहता था, अपनी अदाकाराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करना चाहता था, लेकिन मुश्ताक की मौजूदगी में नहीं, क्योंकि इसने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था कि वो पोसवाल का मुखबर है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना नाश्ता खुद ही किचन में तैयार कर लूँ। दरअसल मुझे ऑमलेट सिर्फ अपने ही हाथ का बना हुआ पसंद आता है। ऐन इन लम्हात में जब मामूल के मुताबिक वेटर इनके लिए नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हो रहा था, ताहिर ने कामनी से मामूल के लहजे में पूछा। कामनी जान गई थी, शायद वो भी यही चाहती थी। ओह क्यों नहीं, इसने कदरे मुस्कुराते हुए कहा। यार मेरे लिए भी बना लेना। असल में सुबह का नाश्ता अच्छा ना हो तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। सलीम ने इसे हल्लाशेरी दी। मुश्ताक अलबत्ता होंकों की तरह इनके मुंह की तरफ देखता रहा, जिसके सामने वेटर नाश्ता सजा रहा था। ओके, तुम साहब लोगों को सर्व करो, मैं इनके साथ किचन में जाती हूँ। कामनी ने मजीद वक्त जाया करने के बजाय वहां से हट जाना ही मुनासिब जाना। ताहिर के मुतल्लिक वो शदीद उलझन का शिकार हो गई थी। अगर अगले रोज वो इसका हाथ न थाम लेता तो कामनी आज यहाँ मौजूद ना होती। सैकड़ों फुट ऊंचाई से गिरने के बाद इसके जिस्म का क्या हाल होता, इसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रॉ में अपनी जिंदगी के 3 साल बिताने के बाद भी शायद अभी तक वो अपने अंदर की औरत को कत्ल नहीं कर पाई थी। यूं तो इस दरमियान इसकी जिंदगी में दर्जनों मर्द आए और चले गए, लेकिन वो सब कुछ इसके प्रोफेशन का हिस्सा था, इसकी जिम्मेदारी थी। कर्नल भाटिया के हुक्म पर इसे अब भी यहाँ जेरे तरबियत किसी भी तकरीबकार के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने का हुक्म मिल सकता था। इसमें अब ज़मीर नाम की कोई शय बाकी ही नहीं रही थी। देश सेवा के नाम पर रॉ ने इस जैसी ना जाने कितनी लड़कियों के जिस्म की दलाली का धंधा अपना रखा था। कॉलेज लाइफ में वो खासी आइडियल लड़की थी, लेकिन एडवेंचर पसंद। इसका यही एडवेंचर पसंदी इसे रॉ में ही ले आया और इसने खुद को अपने ऑफिसरान की नज़रों में नुमायां करने के लिए इनके हर इशारे आबरू पर अपने आप को कुर्बान कर दिया था। इसे उम्मीद थी जल्द ही इसकी बेपनाह कुर्बानियों के सिले में इसे अब्रॉड पोस्टिंग मिल जाएगी। इसे किसी भी यूरोपीय मुल्क में मौजूद भारतीय सफारत खाने में रॉ की नुमाइंदगी के लिए भेज दिया जाएगा। बस यही धुन थी जो इस पर सवार थी, यही सौदा इसके दिमाग में समाया हुआ था। अलबत्ता एक हसरत कभी कभी दिल के किसी कोने से खुफ्ताए आतिशे फशां की तरह सर उठाती थी। इसकी जिंदगी में आज तक कोई मर्द इसकी मर्जी से नहीं आया था, वो तो खिलौना बनकर रह गई थी। शायद यही वो बेनाम सा पछतावा था जिसने इसे जिंदगी में अपनी सर्विस के दौरान पहली मर्तबा पोसवाल के नाजायज अहकामात की तामील से रोक दिया था। शायद इसके अंदर की औरत जागने लगी थी, और अब जब एक बाहर के मर्द ने, गो के वो भी इस धंधे का हिस्सा था, लेकिन ना जाने क्यों इसने अचानक कामनी अग्रवाल से इजहार मोहब्बत कर दिया। कामनी गड़बड़ा कर रह गई। इस मोहब्बत को तस्लीम करना जुर्म था। इस जुर्म की कम से कम सजा एक दर्दनाक और बेनाम मौत थी। वो रॉ के हुक्म पर ताहिर जैसे दर्जनों तकरीबकारों के बिस्तर गरमा सकती थी, लेकिन इसे अपनी मर्जी से किसी में मामूली सी दिलचस्पी लेने की भी इजाजत नहीं थी।
यही यहाँ का प्रोटोकॉल था। इस कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी इस पर लाजिम थी। ये खुफिया और अनलिखा मुआहिदा था जो इसके और एजेंसी के दरमियान पहले ही रोज तय पा गया था। अगर वो ऐसे किसी भी जुर्म में मुलव्वस पाई जाती तो यहाँ इसके लिए कोई अदालत नहीं लगनी थी, कोई कोर्ट मार्शल नहीं होना था। ऐसा कोई भी शक होने पर कर्नल भाटिया या ब्रिगेडियर मल्होत्रा के मामूली से इशारे पर ही इसे बेनाम मौत मिल जाती। इसे कभी कभी अपने आज तक जिंदा रहने पर हैरत होने लगी थी। इसे याद आ गया था कि 2 साल पहले इसकी एक कोर्समेट मीनाक्षी ने एक सिविलियन नौजवान से मोहब्बत की पिंगें बढ़ाई थी। एजेंसी की तरफ से इन्हें बहुत दफा वार्निंग मिलने के बावजूद उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा और उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। वो अपने महबूब से मिलने अपनी मोटरसाइकिल पर इसके हॉस्टल की तरफ जा रही थी कि हॉस्टल के नजदीक बिल्कुल एक ट्रक ने इसे कुचल दिया। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार हो गया था, लेकिन बामुश्किल 12 रोज में ही वो जेल से जमानत पर बाहर आ गया। बाद में एजेंसी के दबाव पर मीनाक्षी के वालिदैन को इससे सुलह करना पड़ी। यूं भी इन्हें यकीन दिला दिया गया था कि ये वाकया इत्तफाकिया है। बदकिस्मती से मीनाक्षी के बूढ़े वालिदैन ने इसे तकदीर समझकर कबूल कर लिया। शायद दूसरी लड़कियों की तरह कामनी अग्रवाल भी इसे एक्सीडेंट समझती, लेकिन 2 साल बाद एक रोज जब राजस्थान के एक तकरीबकारी के कैंप में इसने इसी ट्रक ड्राइवर को कैंप कमांडर की जीप चलाते देखा तो इसका माथा ठनका। वो मीनाक्षी के मुकदमे के सिलसिले में 3-4 मरतबा थाने और अदालत में इसी ट्रक ड्राइवर को देख चुकी थी। क्या इसकी आंखों ने धोखा खाया था? नहीं, इसे अपने सवाल का जवाब मिला। इसने बिल्कुल सही पहचाना था, यह वही ट्रक ड्राइवर था और अब इसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। वो जान गई थी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का अपना तरीकेकार होता है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये काम कर दिया। यहाँ किसी को कोई भी ड्यूटी सौंपी जा सकती है और किसी की मिजाल नहीं कि एजेंसी के हुक्म की सरताबी करे। मुमकिन है कि इस बेचारे का दिल मीनाक्षी की मौत पर रजामंद ना हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ दिल की नहीं, दिमाग की नहीं, सिर्फ अपने बॉस की आवाज पर कान धरने का हुक्म था। इस रोज कामनी अग्रवाल सहम कर रह गई। इसका जी चाहा कि इस इंफॉर्मेशन में अपनी किसी और दोस्त को शरीक कर ले, लेकिन अब वो ऐसी बेवकूफ भी नहीं रही थी। जानती थी कि इसे जानबूझकर इसी ड्राइवर की झलक दिखाई गई है। शायद वो लोग इसकी वफादारी और प्रोफेशनलिज्म का इम्तिहान लेना चाहते हों। शायद वो इसे किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हों। कुछ भी मुमकिन था, कुछ भी। कामनी ने खामोशी इख्तियार कर ली। इस तरह इसने दरअसल अपनी तरक्की का एक और इम्तिहान भी पास कर लिया था। इसका अंदाजा चंद माह बाद ही हो गया, जब किसी और तरीके से इसके बॉस ने इसकी हुस्ने राजदारी को सराहते हुए इसको अगले ग्रेड में तरक्की का मज़दा सुनाया। आज ना जाने क्यों इसे 2 साल कबल कत्ल होने वाली मीनाक्षी अचानक याद आ गई थी। और क्या अब वो भी अगली मीनाक्षी बनने जा रही है? ये इसके दिल को क्या हो गया है? आज ना जाने क्यों इसे ये सारी भूली बसरी बातें बचपन में सुनाई अपनी नानी माँ की कहानियों की तरह याद आने लगी थी। ताहिर के साथ ही वो कमरे के एक कोने में मौजूद किचन तक आई थी। रास्ते में दोनों ने किसी से कोई भी बात नहीं की थी। ताहिर ने किचन में दाखिल होते ही महसूस कर लिया था कि अब तक कामनी अग्रवाल अब नॉर्मल थी और इसने बड़ी मेहनत से खुशगवार मूड का स्वांग रचाया हुआ था। जैसे ही वो किचन में पहुंचे, सारे जहां का हुज़न और यास जैसे कामनी अग्रवाल के चेहरे पर सिमट आया। जिंदगी में पहली मर्तबा ताहिर को किसी औरत का चेहरा देखकर अजीब तरह के जज्बात का एहसास हुआ था, जिसे वो फिल वक्त हमदर्दी के जज्बात ही कह सकता था। मुझे कुछ तैयार करना नहीं है, इसने एक बड़े से फ्रिज की तरफ बढ़ती कामनी को देखकर कहा। मुझे इल्म है। कामनी ने इसकी तरफ देखे बगैर फ्रिज का दरवाजा खोलकर 2-3 अंडे बाहर निकाल लिए। फिर भी आप? ताहिर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कामनी ने तड़प कर इसकी बात काट दी। हाँ, फिर भी मुझे इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरना है। कोई तो जवाब पैदा करना है ताकि किसी को कोई शक न होने पाए। कामनी ने अजीब से खोए खोए लहजे में इसकी तरफ देखकर कहा। कामनी जी, मैं जानता हूँ ये कुछ गलत है, लेकिन मैं बेबस हूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। उफ मेरे खुदाया, मैं कभी इतना बेबस नहीं था। आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि आज मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, और कैसे किया ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है। मुझसे आपकी बेबसी देखी नहीं जा रही थी। मैं जानता हूँ ये सब कुछ बेसुध है। मैं आपके लिए मर भी जाऊं तो कोई अहमियत नहीं होगी। कामनी जी, मैं जानता हूँ ये सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बेबस हूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। उफ मेरे खुदाया,
मैं कभी भी इतना बेबस नहीं था। आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि आज मैंने सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया। मुझसे आपकी बेबसी देखी नहीं जाती। मैं जानता हूं ये सब कुछ बेसुध है। मैं आपके लिए मर भी जाऊं तो कोई अहमियत नहीं होगी इस मौत की। कौन जानेगा मैं कौन था, किसके लिए मर गया, और आप जानबूझकर खामोश रहेंगी क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। मैं ये सब कुछ समझता हूँ कामनी जी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसकी आवाज भरा गई और कामनी का दिल धक से रह गया। दूसरी तरफ ताहिर को भी अचानक एक जोरदार झटका लगा था। कहीं अदाकारी में हकीकत का रंग तो नहीं भरने लगा। इसके जमीर ने जैसे एक जोरदार कोड़ा इसकी पीठ पर रसीद कर दिया और ताहिर सहम कर रह गया। ये इसे अचानक क्या होने लगा था? वो तो अदाकारी कर रहा था। वो तो कामनी अग्रवाल का दिल जीतकर इसे ढाल बनाकर, इसे सीढ़ी बनाकर बटवारी कैंप को तबाह करना चाहता था और यहाँ से जिंदा बचकर अपने वतन वापस जाना चाहता था। इसने तो ये सारा ढोंग सलीम के साथ प्लानिंग के बाद रचाया था। दोनों ने बड़ी सोचो विचार के बाद 3-4 मंसूबे तैयार किए, जिसमें बिलाखिर एक पर साथ किया, और वे सब कुछ इस मंसूबे के मुताबिक कर रहा था। ये अदाकारी इस मंसूबे का हिस्सा थी। ऐन मुमकिन था कि इसकी जगह ये पार्ट सलीम अदा करता, लेकिन इसने ताहिर से मुआजरत कर ली थी क्योंकि माजी में इसे ताहिर के साथ और 2-3 मुहम्मद का तजर्बा हो चुका था और वो जानता था कि अदाकारी के मैदान में कम से कम इसके साथियों में से कोई इसका सानी नहीं। अपनी चरब जबानी, तरदमागी और शानदार अदाकाराना सलाहियतों की बदौलत जो शायद इसे कुदरती तौर पर वहीयत हुई थी, ताहिर ने बड़े नामुमकिन और मुश्किल तरीन हालात में भी हैरत अंगेज नतीजे हासिल किए थे, और यहाँ भी इसे अपनी इन सलाहियतों को बरूए कार लाकर बेहतरीन नतीजे हासिल करने थे। बटवारी कैंप कोई आम से तखरीबकारी का मरकज नहीं था। SSB भारत की आम सी एजेंसी नहीं थी। इस कैंप के तरबियत याफ्ता तखरीबकारों ने इसके मुल्क में तबाही मचा दी थी। इसे बादल नख्वास्ता ही इस तबाहकारी के मरकज को तबाह करने का मिशन पर रवाना किया गया था। ये एक तरह का इम्पॉसिबल मिशन था और इन्हें इसे मुकम्मल करना था, ख्वाह इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़ती। लेकिन ये क्या, ये इसे अचानक क्या हो गया था? वो कामनी अग्रवाल से मुतल्लिक ऐसे अजीबो गरीब से जज्बात का मुजाहिरा क्यों करने लगा था? संभलो साहिबजादे संभलो, किस चक्कर में पड़ने लगे हो? अपने साथ सलीम को भी मरवाओगे क्या? और तुम्हारे मिशन का क्या बनेगा? एक जोरदार जहनी झटके से वो कदरे संभल गया। कामनी खामोशी से अंडे तोड़कर इन्हें एक प्लेट में डालकर फेंट रही थी। आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? इसने कामनी के दाएं हाथ पर अचानक अपना हाथ रख दिया। ताहिर का दिल गवाही दे रहा था कि इसका ये अमल बेसाख्ता है। इसने किसी प्लानिंग के बगैर ये सब कुछ किया है, बिल्कुल उन अदाकारों की तरह जो कभी कभी रोने की अदाकारी करते हुए जज्बाती होकर खुद भी रो पड़ते हैं। क्या ये इस सीन की डिमांड थी? इसने अपने दिल को एक और झूठी तसल्ली देकर बहलाना चाहा, लेकिन उधर से नफी में जवाब मिलने पर वो जैसे डर सा गया। कामनी ने अचानक ही इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ दी। कामनी की आंखें छलक जाने को बेकरार थी और आंसुओं का एक सैलाब इसे साफ दिखाई पड़ रहा था। इसे यूं लगा जैसे वो बड़ी गहरी से आंखें, जो शायद इसके सारे वजूद का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी, इसकी आंखों के रास्ते बराह रास्त इसके दिल में उतर रही हों। देखो, तुम्हें खुश रखना मेरी ड्यूटी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर तरह से सेवा कर सकती हूँ। फिर इस सब की क्या जरूरत है? तुम मुझे इसके बगैर भी। कामनी की नामुकम्मल बात इसने काट दी। नहीं खुदारा, ऐसा नहीं है। मैं ये कुछ नहीं चाहता। मुझे इल्म है, मेरी जिंदगी ही इन कामों में बसर हुई है। मेरे लिए ये कुछ नया नहीं होगा। मैंने तो इससे आगे वो कुछ न कह सका। तुम जानते हो इसका अंजाम? कभी तुमने अपनी और मेरी हैसियत पर गौर किया है? हम दोनों 2 अलग अलग इंतहाओं पर रहने वाले हैं और तुम। कामनी ने अब ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया था। मैं सब कुछ जानता हूँ कामनी जी। मेरा दिमाग वही कहता है जो आप कह रही हैं, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं आपको नहीं बता सकता। इसने बेबसी के अंदाज में गर्दन झुका ली, जिसने अपनी गर्दन झुकाई हुई थी, बिल्कुल उन मुल्जमों की तरह जो अपनी सजा के फैसले के मुंतजिर हों। भगवान के लिए मुझे इतना बेबस न करो। तुम क्यों मुझे और अपने आप को तबाह करने पर तुले हुए हो? कामनी ने तड़प कर कहा। नहीं, आपको नहीं, ऐसा कभी दोबारा मत कहिए। सिर्फ अपने आप को। जिस रोज मुझे ये शक हुआ मेरी वजह से आपको कुछ होने वाला है, शायद मैं खुद को गोली मार दूं, मैं अपने आप को खत्म कर लूं। कामनी जी, लेकिन आप पर ऐसा वक्त नहीं आने दूंगा। इसने बड़े जज्बातीपन का मुकम्मल और भरपूर मुजाहिरा किया। कामनी अग्रवाल को शायद इससे ज्यादा सूरत हाल की संगीनी का एहसास था। वो कदरे चौकना दिखाई दे रही थी। ताहिर, एहतियात करो, यहाँ कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी।
अगर तुम्हारे जज्बात से मुतल्लिक कोई भी शक इन लोगों को हो गया तो वो मुझे ही नहीं तुम्हें भी मार डालेंगे, और ये मैं नहीं चाहती। कामनी अग्रवाल ने बिल आखिर हथियार डाल दिए। आप ठीक कह रही हैं कामनी जी, मैं आपको बताने वाला था। हमारा तीसरा साथी मुश्ताक पोसवाल का मुखबर है। ये कहकर इसने कल रात की सारी कहानी सुना दी। कामनी खामोशी से इसकी बात सुनती रही। ओके, मैं कोई सूरत निकाल लूंगी, लेकिन प्लीज तुम नॉर्मल रहना, खास तौर से पोसवाल के सामने। ख्वाह वो कुछ भी करे, ख्वाह मुझे जान से मार डाले, लेकिन तुम खामोश रहना और अपनी किसी भी हरकत से इन्हें शक में मुब्तला ना होने देना। किसी भी हरकत से। वो दरिंदा है, वहशी दरिंदा। वो अब जनूनी हरकत करेगा और कुछ भी कर गुजरेगा। इसे यहाँ बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं। इसे सब कुछ करने की आज़ादी है। और हाँ, इस लड़के मुश्ताक से भी बहुत मोहतात रहना। खबरदार, इसके सामने कभी भूले से भी कोई बात न करना। तुम्हारे दूसरे साथी को शक तो नहीं हुआ इसने जानबूझकर तुम का सीगा इस्तेमाल किया? इस मर्तबा कामनी अग्रवाल एक मुकम्मल औरत बन चुकी थी। इसके लिए अपने आंसू जब्त करना मुश्किल थे। आंसू बहाते हुए वो ताहिर के कंधे से लग गई थी। लेकिन ये सूरत हाल चंद मिनट से ज्यादा बरकरार न रह सकी। कामनी को एहसास था कि इन्हें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। चलो अब तुम्हारे कमरे में चलते हैं, ये कहते हुए मुस्कुरा दी। इसने हैरत अंगेज तौर पर खुद को नॉर्मल कर लिया और अब सिंक से अपने मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी।